डे 2 छत्तीसगढ़। वैसे तो इंसान की जो लालच होती है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इंसान के पास जितना होता है ना, उससे उससे और अधिक चाहिए रहता है। एंड आजकल के ज़माने में तो ये बात बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गई है कि इंसान का पेट बस उसकी ज़रूरतों से नहीं भरता। उसकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं एंड ये ख्वाहिशें अक्सर दूसरों की ज़िंदगियाँ या दूसरों की कीमत पर आती हैं। एंड ऐसी कुछ ख्वाहिशें, कुछ क्या ज़्यादातर ख्वाहिशें हमारे जंगलों से जुड़ी होती हैं। एंड इन जंगलों को अपनी इन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए हम इस तरह एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि आज जंगल बहुत कम ही बचे हैं। आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ट्राइबल इलाके की जहाँ पर इन जंगलों को बचाने के लिए एक शक्ति है एंड इस शक्ति का नाम है वन देवी। इंसान, वो इंसान जो बस लालच से भरे हुए हैं, उन इंसानों के लिए तो ये देवी नहीं होंगी, उनके लिए तो ये इनका काल बनकर आती हैं। पर जो इंसान पेड़ों की या फिर जानवरों की या फिर मोरओवर इन जंगलों की रक्षा करने जाते हैं, उनके लिए तो ये देवी एक सच में एक माँ देवी समान ही है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने वन देवी के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक अभी आई थिंक कुछ साल पहले एक सीरीज़ भी आई थी इंस्पेक्टर ऋषि के नाम से, जिसमें वन देवी का कॉन्सेप्ट उभर कर आया था। एंड मैंने इनकी कहानियाँ वैसे तो पहले काफ़ी ज़्यादा सुनी है, कुछ थोड़ी वेग है, थोड़ी भूल चुकी हूँ मैं। पर ये जो स्टोरी थी, ये जो सीरीज़ थी, ये देखने के बाद मुझे वो सारी कहानियाँ जो मैंने सुनी है वो सब पूरी याद आ गई। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता वन देवी क्या होती है, वन देवी को बोला जाता है कि ये उस फॉरेस्ट की आत्मा होती है या उस फॉरेस्ट की स्पिरिट है या फिर एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी जो कि फॉरेस्ट की रक्षा करती है। एंड फॉरेस्ट की रक्षा, सबसे अजीब बात तो ये इन्हें किसी और से नहीं, हम इंसानों से ही करनी पड़ती है। इंसान अक्सर फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट की चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं एंड तभी ये कॉन्सेप्ट उभर कर आता है वन देवी का। हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बस लोगों को डराने के लिए बना है एंड हमें सच तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं कर देते। मैंने तो खुद ऐसी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि वन देवी हो या ना हो, हमें अपने फॉरेस्ट वगैरह को बचाना चाहिए। ऑन दैट नोट आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वन देवी होती क्या है। वन देवी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फॉरेस्ट स्पिरिट है। लोग बोलते हैं कि इनके बाल बहुत लंबे-लंबे होते हैं, एकदम पैर तक आते हैं इनके बाल, सर से पैर तक बाल होते हैं इनके। एंड ये अक्सर सफ़ेद साड़ी पहनी होती है। इनकी आँखें चमकती नहीं है, इनकी आँखों में मानो एक अजीब-सी रोशनी होती है, जो कि लोगों को होता है ना, मेस्मराइज़ कर देती है या फिर आप इतना आप खो जाते हो उन चीज़ों में कि आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो। एंड ये जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग हैं, एंड नॉट जस्ट छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग, आई एम वेरी श्योर इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में आपने वन देवी के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही होगा। हो सकता है हम उन्हें अलग नाम से बनाएं, पर ये कॉन्सेप्ट तो होता है फॉरेस्ट स्पिरिट का, फॉरेस्ट की आत्मा का। एंड ये कॉन्सेप्ट बस आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन है जिन लोगों ने इसके बारे में बात की है। पर आज की जो हमारी स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ की ही वन देवी के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग या फिर छत्तीसगढ़ के लोग इन जनरल हमेशा ये बोलते हैं कि कभी भी ना शाम के बाद ना जंगलों में मत जाया करो, क्योंकि वो जंगल तब वन देवी का होता है एंड रात में उनका ही समय होता है। पर कुछ लोग होते हैं ना कि उन लोगों को हर चीज़ को गलत ही प्रूफ करना रहता है या फिर उन लोगों को इन चीज़ों की परवाह नहीं होती, या फिर वो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें जाना ही पड़ता है एंड तब उन्हें उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो कि शायद वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते और वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है। ऐसे कुछ हुआ रुक्मणी के साथ। रुक्मणी जो कि उसी गाँव में रहती थी, उसी जंगल के पास वाले गाँव में। एंड उसके जो पिताजी थे, वो उस जंगल के मुखिया हुआ करते थे, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जान-पहचान थी। रुक्मणी जो थी वो जंगल में अक्सर अपने घर वालों के साथ या फिर गाँव वालों के साथ जाया करती थी, उसका आना-जाना लगा रहता था। जंगल उसके घर की तरह था, पर फिर भी लोग उससे बोलते थे कि रात में मत जाया करो। एंड जंगल की ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि जंगल इनके लिए बस एक जीने का सहारा नहीं है,
इनकी इस जंगल की वजह से इनकी ज़िंदगी पूरी चलती है, नॉट जस्ट कि वहाँ से लकड़ी मिल जाती है कुछ। बट अगर आपने देखा है तो हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हम लोग कभी भी किसी चीज़ को बस यूज़ करने के लिए नहीं देखते, हम लोग उसकी इंट्रिसिनिक वैल्यू देखते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ वो चीज़ हमें क्या दे रही है, हम बाकी सारी चीज़ों को माताओं की तरह पूजा करते हैं। एंड ऐसा ही कुछ जंगलों के साथ भी है। आजकल तो फिर भी लोग नहीं ध्यान देते, पर ट्राइबल लोग अपने कल्चर को हमेशा अच्छे से बहुत सालों से फॉलो करते आए हैं, तो इन लोगों को जंगलों के बारे में ज़्यादा पता होता है, ये लोग जंगलों की पूजा करते हैं। वैसे ही रुक्मिणी भी अपने गाँव के ट्रेडिशंस के साथ ग्रो अप करी थी एंड वो भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती थी। वो भी जंगल को अपने माता-पिता समान मानती थी एंड इसको हमेशा बचपन से सिखाया जाता था जंगल में कि जितना आपको ज़रूरत है, उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हो ना, तो आप किसी और को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप जंगल को बर्बाद कर रहे हो। एंड जंगल आपके बहुत एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है। जंगल बस एक इंसान के लिए नहीं है या फिर जंगल बस इंसानों के लिए नहीं है। रुक्मिणी तो वैसे तो यहाँ पे ही रहती है एंड इसकी स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट होती है एंड जैसा कि मैंने बताया इनके पापा जो थे वो एक वहाँ के हेड थे, उस विलेज के हेड थे, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान थी। अब रुक्मिणी की शादी होने वाली रहती है एंड रुक्मिणी के जो पापा रहते हैं वो इनकी शादी एक दूर बिजनेसमैन के लड़के से तय कर देते हैं। बिजनेसमैन का तो ये शादी कराने का यही मकसद था कि अगर इस गाँव के जो हेड है उनकी बेटी से शादी हो जाएगी तो हमें जंगल का एक्सेस मिल जाएगा एंड ये गाँव वाले जो हैं, ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये लोग उतना बोल भी नहीं पाएँगे क्योंकि मैं इनकी हेड की बेटी से शादी करवा दूँगा मेरे बेटे के, तो मेरा हक रहेगा जंगल पे। तो ये सोचकर रुक्मिणी की शादी उस बिज़नेसमैन से कराने की बात आगे बढ़ने लगती है। अब रुक्मिणी के जो पापा रहते हैं वो तो रुक्मिणी के लिए बेस्ट चाहते हैं। कोई भी माँ-बाप रहेगा वो अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही चाहेगा एंड वो चाहते थे कि रुक्मिणी जो है वो इस गाँव के बाहर की भी दुनिया देखे एंड उसे एक अच्छा ससुराल मिले, वो अपनी लाइफ़ आगे स्टार्ट करे, सब कुछ अच्छे से हो। तो वो उसकी शादी उस बिज़नेसमैन के बेटे से तय कर देते हैं। शादी हो जाती है एंड शादी होने के बाद रुक्मिणी अब वहाँ से चली जाती है, उस बिज़नेसमैन के घर रहने लगती है, उनके अपने बेटे मतलब बिज़नेसमैन के बेटे और उनके पति के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है, पर एक दिन आता है, रुक्मिणी को पता चलता है कि उसके पापा अब नहीं रहे। ये सुनकर रुक्मिणी को बहुत दुःख होता है एंड तो जब रुक्मिणी का पति होता है, वो बिज़नेसमैन का बेटा, वो आकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे गाँव में हम दोनों साथ में रहेंगे एंड हम दोनों ये सब मैनेज किया करेंगे। ये सुनकर रुक्मिणी को थोड़ा साहस तो मिलता है कि चलो उसका पति जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड वो इसकी इतनी डिफ़िकल्ट टाइम में मदद करने के लिए तैयार है। जिन लोगों को वो जानता नहीं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। ये सोचकर रुक्मिणी बहुत खुश होती है एंड वो अपने पापा की चॉइस पर बहुत प्राउड फ़ील करती है। एंड समय बीतता है, धीरे-धीरे रुक्मिणी और उसका पति वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये शिफ्टिंग वाली बात को सुनकर जो वो बिज़नेसमैन था, मतलब रुक्मिणी के पति का पिताजी, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सरप्राइज़िंगली आपका बेटा आपको छोड़कर जा रहा है, आप क्यों खुश रहोगे? पर ठीक है, रुक्मिणी इस बात को इग्नोर करती है। अब धीरे-धीरे समय बीतता जाता है एंड ये जो बिज़नेसमैन का बेटा रहता है ना, इसकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। ये विलेजर्स से बोलता था कि तुम जंगल से ये लेके आओ, जंगल से वो लेकर आओ, वो लोग ला के देते थे एंड जंगल में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनकी बाहर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर गाँव वालों के लिए उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। एंड अब मेन बात ये रहती है ना कि ये जो बिज़नेसमैन का बेटा रहता है, ये भी अपने बाप की तरह ही रहता है पूरा एंड इसे भी बस जंगल को एक्सप्लॉइट करना था। ये चीज़ कुछ लोग तो सेंस कर पा रहे थे, पर रुक्मिणी शायद उसके प्यार में अभी इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या चाहता है। समय बीतता जाता है एंड रुक्मिणी इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी एंड जो भी चीज़ होता है ना, अगर आपको कुछ भी जंगल में कराना है उसके लिए आपको रुक्मिणी के साइन्स चाहिए रहते हैं। तो ये ये जो बिज़नेसमैन है एंड इसका बेटा रुक्मिणी का पति मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग आधे जंगल को बेचना चाहते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, XYZ इंडस्ट्री को। एंड वो XYZ इंडस्ट्री का क्या प्लान था कि ये लोग जंगल में से जितना ये लोग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं वो सब निकाल लेंगे एंड इसके बाद वो आधा जंगल काट के वहाँ पे वो लोग कुछ बनाएँगे। कुछ कुछ तो बनाएँगे। क्या बनाने वाले थे ये बात नहीं पता। रुक्मिणी चूँकि अपने पति पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, वो उस चीज़ पे साइन कर देती है बिना पढ़े एंड फिर ये जो प्रोजेक्ट रहता है वो स्टार्ट होने वाला रहता है। वो दिन आता है कि बहुत सारे
होता है ना, बुलडोज़र वगैरह लेकर लोग आते हैं जंगल में से वो सब काटने के लिए। एंड रुक्मिणी तब वहाँ बाहर जाकर देखती है, उसका पति वहाँ पर रहता है। तो वो अपने पति से बोलती है कि ये लोग कौन है, ये लोग क्यों आए हैं? वो उसका पति उसे बताता है कि अरे तुमने तो साइन किया था, ये लोग यहाँ पर रिज़ॉर्ट बनाने वाले हैं। एंड पूरा गाँव वहाँ पर इकट्ठा हुआ रहता है। अब क्योंकि रुक्मिणी ने साइन किया था, ये चीज़ लोग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके जो हेड थे, विलेज के जो हेड थे, जो इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग रुक्मिणी को दी है, वो ऐसी चीज़ों पे अपने अपने जंगल, अपने घर यानी अपनी माँ को बेच देगी कुछ चंद पैसों के लिए। रुक्मिणी को ये सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है एंड वो अपने पति के पास जाती है। वो बोलती है कि मैंने कब इन सब चीज़ों पे साइन किया? मैंने तुम पर भरोसा कर कर उस पे साइन किया था एंड तुमने तुमने मेरे गाँव के साथ-साथ मेरे भरोसे को भी बेच दिया। वो जो रुक्मिणी का पति रहता है, वो उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता। वो हँसकर वहाँ से चला जाता है। गाँव वाले आज बहुत हंगामा करते हैं, इसलिए आज तो कुछ काम नहीं हो पाता है। पर गाँव वाले कितने ही दिन तक हंगामा कर कर जंगल को बचा पाते हैं। अब दूसरी दिन होती है एंड दूसरे दिन फिर से वो सब आते हैं जंगल काटने। इस बार वो लोग कुछ 2-3 पेड़ गिरा भी देते हैं, लेकिन फिर जंगल वाले फिर जो गाँव के लोग रहते हैं, ये लोग बहुत हंगामा करते हैं, ये लोग बहुत मारपीट करने लगते हैं, तो आज के दिन भी नहीं हो पाता। एंड फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले इन गाँव के लोगों को यहाँ से हटाना होगा, फिर ही हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या जो भी बनाना है वो कर पाएँगे। तो अब इन लोगों का प्लान रहता है कि ये लोग कैसे भी करके रुक्मिणी से बात कर कर उसको कैसे भी डरा धमका कर यहाँ से लोगों को हटा देंगे एंड फिर जो इनके इरादे हैं वो पूरे करेंगे। पर रुक्मिणी अब इन लोगों की बातों में आने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी इसका पति इसे बहुत डराता धमकाता है कि करो करो, रुक्मिणी नहीं करती एंड वो रात में ही अपने गाँव से निकल जाती है, अपने घर से निकल जाती है एंड बगल के किसी घर में चली जाती है। एंड वो बगल वाले घर में जाकर बता ही रहती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तभी जो रुक्मिणी का गाँव रहता है ना, वो जंगल के जस्ट लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे रुक्मिणी का गाँव है और यहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल स्टार्ट होता है। तभी रुक्मिणी के घर से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे रुक्मिणी के घर की छत पर कोई आया है। एंड जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं, तो रुक्मिणी के जो घर का छत रहता है, वो फूटा हुआ रहता है, जैसे बाहर से कोई बहुत बड़ी-सी चीज़ अंदर गई हो। एंड वो रुक्मिणी भागी-भागी अंदर जाकर देखती है कि उसके पति कहाँ है। उसका पति नहीं रहता, उसके पति का कोई निशान नहीं रहता कि वो वहाँ कभी था भी। एंड सब लोग बोलते हैं कि उसे वन देवी ले गई, क्योंकि वो ऐसा गलत काम कर रहा था। अब उसका पति कैसा भी हो, था तो उसका पति एंड रुक्मिणी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो भी उसके पीछे-पीछे जंगल में भागने लगती है। लोग उसे बहुत रोकने का ट्राई करते हैं कि रात में जंगल में मत जाओ। तुम्हें पता है कि रात में जंगल में नहीं जाया जाता। तो लेकिन किसी की बात नहीं सुनती है रुक्मिणी। रुक्मिणी जंगल में पहुँचती है, वो हर जगह देखती है, जंगल एकदम शांत हो गया था। जैसा गाँव के लोग बोलते थे ना कि जब वन देवी आती है तो जंगल एकदम शांत हो जाता है। जानवर बोलना बंद कर देते हैं, चिड़िया भी चुप हो जाती है, हवा चलना बंद हो जाती है। बस आपको एक आवाज़ आती है एंड वो रहती है आपके खुद की धड़कन की। रुक्मिणी को अपनी धड़कन बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी एंड वो अपने पति का नाम लेकर चिल्लाती है कि कहाँ हो, कहाँ हो? पर उसका पति उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो जंगल में इतनी दूर चली जाती है कि जंगल के वो रास्ते उसे लगता है ना कि वो वहाँ पर कभी आई नहीं हो, उसके पहचान के रास्ते नहीं है। वो जंगल में इतने बीच में चली जाती है। फिर अचानक रुक्मिणी वहाँ पे बैठी रहती है, वहाँ पर वो थक कर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। उसे दिखता है कि मान लो पूरा जंगल हिल रहा हो, पेड़ पूरे हिल रहे हैं, जैसे पेड़ इसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं एंड उसमें से बीच में से एक औरत निकल के आ रही है, जिसके सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, लंबे-लंबे बाल हैं, आँखें मान लो आँखों में एक अजीब-सी रोशनी है। रुक्मिणी उस औरत को देखती रह जाती है ऐसे, उसके मुँह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती एंड वो औरत आती है। वो रुक्मिणी के सर पे हाथ रखती है एंड सर पर हाथ रख के बोलती है, जंगल से जितनी ज़रूरत हो उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। एंड इसके बाद रुक्मिणी बेहोश हो जाती है। इसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। सुबह होती है एंड लोग ढूंढते-ढूंढते रुक्मिणी को वहाँ आते हैं। रुक्मिणी उन्हें वहाँ पर बैठी हुई मिलती है। उसके बाल खुले हुए थे, उसके बाल सफ़ेद से हो गए थे अजीब से एंड उसे फिर घर लाया जाता है। कुछ 2-3 दिन बाद ये लोग जो भी मतलब इन लोग के रिचुअल्स रहते हैं वो लोग करते हैं। फिर रुक्मिणी से बात की जाती है, तो रुक्मिणी बताती है उसके साथ क्या हुआ एंड फिर वो अपने पति के बारे में पूछती है। तो वो लोग बोलते हैं कि उसके पति का कोई उन लोगों को ट्रेस नहीं मिला है, शायद कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो।
पर रुक्मिणी को पता था कोई जंगली जानवर नहीं, रुक्मिणी का जो पति है वो वन देवी लेके गई है, एंड लेके भी क्यों ना जाए क्योंकि वो उनके जंगलों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। रुक्मिणी को दुख तो था पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। ये उसके पति के लालच का ही परिणाम था जो कि आज वो भोग रहा था। रुक्मिणी के जो फादर इन लॉ रहते, इसके पति के जो पिताजी रहते, वो भी फिर रुक्मिणी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। वो रुक्मिणी को अशुभ मानते हैं कि इसके वजह से इनका बेटा चला गया, हालांकि रुक्मिणी की कोई गलती नहीं थी एंड गलती तो सिर्फ इनकी खुद की थी जो इन्होंने अपने बेटे को इतना लालची बनाया। फिर कुछ दिन बाद रुक्मिणी को एक बेबी बॉय होता है एंड वो डिसाइड करती है कि वो उसे इसी गांव में रेस करेगी एंड उसे भी वो सब सिखाएगी जो उसके पापा ने, जो उसके पिताजी ने उसे सिखाया, एंड हमेशा इस जंगल की रक्षा करेगी। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आज डे 2 हमने छत्तीसगढ़ कवर किया है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है ये भी आप लोग ज़रूर गेस करना। देखते हैं आप लोगों में से कौन गेस कर पाता है। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो स्टोरी से रिलेटेड तो वो भी बिल्कुल दे सकते हो, बिकॉज क्यों नहीं। एंड अभी रात के 12 बजने वाले, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए फिर भी वीडियो बना रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड ओ माय गॉड मेरा वार्डरोब ऐसे हिल रहा था तो मुझे बस डर लगा, बट खैर हो सकता है। अब सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो क्योंकि मेरी बहुत फट के 4 हो चुकी है। एंड अभी इस वीडियो का एंड करते हैं। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना वरना तुम्हें डरावने सपने आएंगे। बाय।